Is it audible now? That's fine. So now what I was saying that in last class we have discussed about the accountancy. So few things are there. जो अकाउंटेंसी में टैक्स के काफ़ी चीज़ें हैं. अकाउंटेंसी समझने के लिए उसके पहले हमें टैक्स को भी समझना ज़रूरी है. So we have decided कि in another 4 coming sessions we will discuss GST sessions. We will tell you the brief of the GST, what are the GST law requirement, what is there, the returns, GST returns में क्या होता है, बुक्स में उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं, वेरियस अदर प्रोविजंस जो प्रैक्टिकली हम ग्राउंड पे देखते हैं जीएसटी से लेके, दैट वी विल डिस्कस. जस्ट अ सेकंड प्लीज. नो, आई थिंक माय वॉइस विल बी बेटर इनफ. हेलो, दैट्स गुड. सो we will start with GST part. So in coming 4 to 5 days we will discuss GST. So before starting our discussion with GST, first of all I want to, पहले हमें ये देखना होगा GST होता क्या है, GST को होता क्या है, और इंडिया में टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है. इंडिया के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को समझेंगे जब भी उसके हम आगे समझ पाएंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है. तो पहले इंडिया में टैक्सेशन क्यों होता है और क्या इसकी जरूरत है, सरकार को टैक्स लगाने की जरूरत क्या पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टैक्स. हमें टैक्स लगाना है, सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो उस टैक्स का सरकार करती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो टैक्स से कभी भी कोई गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसके मेन 2 ही रीजन होते हैं. वन इज डिफेंस एंड द वेलफेयर. सेकेंड वन इज द वेलफेयर. सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के वेलफेयर के लिए. सिटीजन्स के लिए इतनी सारी रोड्स बनानी है, इतनी सारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है. तो उन सभी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे. सरकार के पास द ओनली एंड वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज टैक्स ऑफ द इंडिया. वो टैक्स से जो इनकम अर्निंग्स हैं उनसे टैक्स की कलेक्शन करती हैं, आपसे पैसे की कलेक्शन करती हैं, एंड अगेन वो आप ही के पैसे डेवलपमेंट में एंड वेलफेयर में वो यूज करते हैं. द मेन पर्पज द टैक्स कलेक्शन का जो होता है वो होता है डिफेंस एंड वेलफेयर. सो बेसिकली इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. गाइस माय एडवाइस टू यू कि अब से हम जो डिस्कशन करना चाहेंगे वो आज की क्लास जो होगी वो बहुत बेसिक क्लास होगी और बहुत बेस होगा फॉर कमिंग 6 to 7 क्लासेस. आज को अगर हम ढंग से समझेंगे तभी हम लाइफ टाइम सेग्रीगेट कर पाएंगे डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है. तभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स को समझ पाएंगे. जब भी हम इनकम टैक्स, जीएसटी को समझ पाएंगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मेरी आवाज को ढंग से सुने, समझें. कहीं पर भी आपको आवाज में मेरी क्लैरिटी नहीं लग रही है तो प्लीज डायरेक्टली या तो हैंड रेज कर दीजिए या फिर जूम ग्रुप चैट में आप मेरे को डाल दीजिए, बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग ओवर दैट चैट बॉक्स ऑल्सो. तो जहां पर भी आपको कोई कंसर्न आएगा तो आई विल रिप्लाई ऑन दैट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आगे जाता रहूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. प्लीज आपको जहां पर भी क्वेरी है स्टॉप मी देयर इटसेल्फ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपकी सारी क्वेरी साथ साथ में रिजॉल्व करता चलूं. दैट्स द ओनली बेनिफिट ऑफ दिस क्लास. So I will start. So wherever you feel any problem, तो आप वहां पर या तो hand raise कर दीजिए और just type it in the chat box. I will start the taxation system in India. So basically India में जो taxation system है that is divided into 2 parts. One is direct tax and another one is indirect tax. अगर आपसे कोई बात करता है कि इंडिया में टैक्स लग रहा है तो सबसे पहले माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स इंडिया में मेनली आज के दिन एक ही एग्जिस्ट करता है, वो होता है इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज डिफाइंड अंडर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड टैक्स व्हिच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, अलग अलग कलेक्शंस हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. अगर मैं आज के दिन बात करूं तो इंडिया में
10 लाख करोड़ की कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स से आती है एंड मोटा मोटी 10 लाख करोड़ की कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से भी जीएसटी से गवर्नमेंट को मिलती है। डायरेक्ट टैक्स का रीजन लगाने का अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का रीजन लगाने का अलग है। उसको समझने के लिए यू हैव टू सी दिस चार्ट। आई हैव ट्राइड टू ब्रीफ यू आउट कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में इधर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मेजर हम इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर और भी बहुत सारे टैक्सेस आते हैं, एज लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, वेल्थ टैक्स। जैसे हमारा वेल्थ टैक्स पहले डायरेक्ट टैक्स में आता था, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स जो भी एक टैक्स है। तो हम जो यहाँ पर अपने अकाउंटेंसी एंड बिजनेस से रिलेटेड जेनरिक चीजें हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे। और उसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है इनकम टैक्स का। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स में। Every single person of this country is affected due to this income tax and goods and service tax. डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टॉक्स अबाउट द चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी इज डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है। डायरेक्ट टैक्स लगता है उस पर्सन के ऊपर जिसने कोई इनकम अर्न करी है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उस पर्सन के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल कर रहा है। डिफरेंस क्या हुआ इसके अंदर, इनकम अर्न कर रहा है तो आज के दिन अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक XYZ पर्सन है, वो जॉब करता है, तो वो जॉब करता है तो उससे उस जॉब की जो इनकम हुई है वो एक इनकम हुई है, दैट इज नॉट अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स और सर्विसेज का सेल नहीं है। तो उस इनकम या उस सैलरी पे जो टैक्स लगेगा उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड साइड जो गुड्स एंड सर्विस होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम इन द, मैं किसी मैगी की सेल में लगा हुआ हूँ, मैगी की सेल करता हूँ, 10 रुपए की मैगी सेल करता हूँ, तो उस 10 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो कलेक्ट करूंगा मैं सामने वाले पर्सन से, वो उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स वही पे करता है जो इनकम अर्न करता है। मैंने इनकम अर्न करी है, आई विल डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट एंड द बर्डन जो उसके ऊपर मेरे का खर्चा है, बेसिकली जो टैक्स मेरे लिए खर्चा है वो मेरा खर्चा है, वो मैं कहीं से रिकवर नहीं करूंगा, वो मेरी इनकम का एक खर्चा है जो मुझे खुद ही बियर करना है। ऑन द अदर हैंड साइड जीएसटी जो लगता है वो मैं खुद बियर नहीं करता। मेरे को 10 रुपए का एप्पल बेचना है तो मैं 10 रुपए का एप्पल ही सेल करूंगा। बट गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लग गया है 100 रुपए के ऊपर, तो मैं सामने वाले पर्सन से 18 रुपए ऊपर से अलग से कलेक्ट करूंगा। मतलब मैं सामने वाले पर्सन से 100 रुपए तो अपने एप्पल के लूंगा ही लूंगा, ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वो मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है। 18 रुपए मेरे को मेरी अपनी पॉकेट से नहीं देने, मुझे थर्ड पर्सन से लेके, द कंज्यूमर ऑफ दोज गुड्स, उससे वो पैसे लेके सरकार को जमा कराने हैं। मैं क्या हूं, मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिस जो सरकार को बोल रहा है कि आप दूसरे पर्सन से पैसे लेके सरकार को जमा कराइए, बस। और वहीं दूसरी ओर डायरेक्ट टैक्स, मेरी कमाई के ऊपर लगा हुआ टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को चेक गवर्न करने के लिए इनकम टैक्स के अंदर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है, सरकार का प्रावधान है, लॉ है एक प्रॉपर, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो गवर्न करता है इसके इनकम टैक्स के प्रोविजंस को। ऑन द अदर हैंड साइड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को गवर्न करने के लिए मल्टीपल स्टेट्स के अपने अपने जीएसटी के एक्ट बने हुए हैं, एज लाइक दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। बेसिकली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है वो एक स्टेट का टैक्स है। अभी हम बात करेंगे कि जीएसटी को आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कलेक्शन है, दूसरी स्टेट टैक्स की, स्टेट गवर्नमेंट की कलेक्शन है। तो पूरा जीएसटी जो है वो दो पार्ट में गवर्न होता है। अगर आज के दिन मैं हरियाणा में बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास दो लॉ लगेंगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी लॉ लगेगा और दूसरी तरफ मेरे पास स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट का जीएसटी लॉ लगेगा। इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। अगर कोई पर्सन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसका एज अ प्रूफ क्या होगा रजिस्ट्रेशन, तो वो पैन कार्ड दिखाएगा, तो पैन कार्ड इज अ प्रूफ कि वो पर्सन इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, ही इज एन रजिस्टर्ड एसएससी। एसएससी वर्ड हम टैक्स में जनरली यूज करते हैं फॉर द पर्सन, जो हम जिसके ऊपर हम डिनोट करते हैं कि एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, और उसके रजिस्ट्रेशन का पैन कार्ड डिनोट करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है
तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाएगा, ना कि कोई और डॉक्यूमेंट। उसे अगर वो कोई बोलता है मेरे को जीएसटी में रजिस्टर्ड और पैन कार्ड दिखा देता है, तो दैट इज नॉट अ प्रूफ, दैट इज अ प्रूफ कि वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, बट ना कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट सर्टिफिकेट मिलता है, ना कि पैन कार्ड मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बात करेंगे वो हम अभी, मैं पहले भी बताया था, पावर टू कलेक्ट। इनकम टैक्स जो कलेक्ट करती है वो हमारी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट विच हैव अ राइट टू कलेक्ट इनकम टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है। अगर आपसे बोले हरियाणा सरकार का, मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो खट्टर जी की सरकार अगर हमें बोले कि आप हमें इनकम टैक्स दे दीजिए, तो नो, दे डोंट हैव द राइट टू गेट इनकम टैक्स फ्रॉम अस। They only have a right to collect part of GST because GST is governed both by central government and state government. अगर किसी में, अगर मैं मोटा मोटी बताऊं, तो अगर किसी सामान के ऊपर 18% का रेट लगता है, तो उसमें से 9% मेरे को मोदी सरकार को देने होते हैं और 9% मुझे खट्टर सरकार को देने होते हैं। बेसिकली 50% ऑफ द कलेक्शन गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% ऑफ द कलेक्शन गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। द रीजन बिहाइंड दैट कि हम क्यों सेंटर को देते हैं, क्यों स्टेट को देते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे अभी आगे जाकर। आगे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्लीज पहले मैं इसको समझा रहा हूं, देन आप इसको रीड भी करिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड दिस इज द बेस लाइन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स लगता प्रॉफिट्स के ऊपर, मेरी इनकम के ऊपर। मतलब मैं एक सेब बेचने वाला बंदा हूँ, मैं 1000 रुपीज के, मैंने 100 रुपीज के एप्पल मैंने सेल करे ड्यूरिंग द मंथ, और वो एप्पल मैंने पीछे से 80 रुपीज के परचेज करे थे। तो मतलब अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट आया है वो 20 रुपीज आया। जब मैं इनकम टैक्स लगाने की बात करूंगा, तो इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगता है, ना कि मेरे रेवेन्यू पे लगता है। रेवेन्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इनकम। रेवेन्यू मतलब बेचने से क्या प्रोसीड्स आई, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और इनकम बोलती है रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट। मतलब जो उसको खरीदने में खर्चे काटने के बाद जो बचता है वो मेरा कॉस्ट होता है, और जो बचता है उसे इनकम बोलते हैं। इनकम टैक्स हरदम इनकम पे लगता है, ना कि रेवेन्यू पे लगता है। तो मतलब 100 रुपए के एप्पल खरीद के, 80 रुपीज के एप्पल खरीद के 100 रुपीज में बेचे हैं, 20 रुपीज का जो प्रॉफिट आया है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट। जो उस 20 रुपीज मेरी कमाई है, उस मेरी कमाई के ऊपर से मैं कुछ सरकार को जमा कराऊंगा, वो सरकार को मेरा इनकम टैक्स होगा, और वो मैं कहीं से रिकवर नहीं कर सकता। मतलब अगर उस 20 रुपए में सरकार मुझे बोलेगी 30% टैक्स जमा कराओ, 20 रुपए का 30% मतलब 6 रुपए। सरकार को अगर मुझे 6 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तो वो मेरे को अपनी जेब से जमा कराने। मेरी जेब में 20 रुपए बचे थे, उस 20 रुपए में से सरकार कह रही है 6 रुपए आप हमें दे दीजिए, तो इसका बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो मुझे बियर करना पड़ेगा। ये 6 रुपए मुझे कोई थर्ड पर्सन से मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई बर्डन ऑफ टैक्स मुझे बियर करना पड़ता है, और जो ये टैक्स लगता है वो मेरे प्रॉफिट्स पे लगता है, रादर देन ऑन 100 रुपीज। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करता हूं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेरा 100 रुपीज पे लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द 100 रुपीज एंड द 20 रुपीज। 20 रुपीज पे टैक्स, जो मेरी इनकम पे टैक्स लगा उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। जो रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लगेगा उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। मतलब 100 रुपए के ऊपर मैं कुछ टैक्स लगाऊंगा, एंड आई एम गोइंग टू कलेक्ट समथिंग ओवर एंड अबव दैट 100 रुपीज फ्रॉम माय कंज्यूमर टू पे। वो टैक्स मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, तो उसे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। इफ अ पर्सन हैज अर्नड एन इनकम ऑफ इंडियन रुपीज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए की किसी पर्सन ने इनकम कमाई है, उसके ऊपर अगर उसको 5% टैक्स देना पड़ता है, मतलब उसकी पॉकेट में 5 लाख रुपए रखे हुए थे, उसकी पॉकेट में 5 लाख रुपए रखे हुए थे, सरकार ने बोला ये आपने मेरे देश में रह के कमाई करी है, इसमें से कुछ पैसा मुझे दे दीजिए। किस लिए दे दीजिए? आपकी भलाई के लिए, आपकी डिफेंस के लिए और आपके वेलफेयर के लिए मुझे 5% पैसा दे दीजिए। तो उस 25,000 के जो 25,000 मुझे देने पड़ेंगे उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। वो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे, वो किसी थर्ड पर्सन से मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैंने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, गुड्स बेचे हैं, मैंने एप्पल बेचे हैं 5 लाख रुपए के ऊपर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एप्पल के ऊपर 12% का जीएसटी रेट है, तो उसके पास 60,000 रुपए गवर्नमेंट कहेगी आप मुझे दे दीजिए। मैं कहूंगा सरकार मैंने तो आपको 25,000 रुपए भी दिए, 60,000 रुपए भी दूं तो मेरे को क्या बचेगा? सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, आप अपनी जेब से मत दीजिए, आप जिसको एप्पल बेच रहे हैं उससे 5 लाख प्लस 60,000, 5,60,000 रुपए की कलेक्शन कीजिए, और उसमें से 60,000 रुपए मुझे आप दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप काफी मार्केट में जब जाते होंगे तो ऊपर देखते होंगे सेल वैल्यू इतना है प्लस जीएसटी, तो दैट जीएसटी पार्ट गोज टू द गवर्नमेंट।
दिस इज नॉट विदहेल्ड, और ये कोई सामने वाला पर्सन अपनी पॉकेट में नहीं रखता है, उसकी पॉकेट में ऊपर वाला वैल्यू ही आता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ही इज लायबल टू डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट. दिस इज अ बेयर मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स बोले तो अपनी इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, प्लस दो जो मेरी रेवेन्यू पे के ऊपर मुझे एडिशनली कलेक्ट करना है कंज्यूमर से, उसको गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? Can you please reply in the chat box? Perfect. I have received some of the notes. That's good. In case आपको still कोई query, तो you can write it anytime on the this chat box. I will take up at that time only. हम उसको postpone नहीं करेंगे query को, because this session is very very important, because this is the baseline section. अगर इस सेशन को आप ढंग से समझेंगे, then it would be possible to understand another 5 or 6 sessions जो आने वाले होंगे. तो अब आगे जाके हम जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो सेक्शन है, इसमें अब हम 4 to 5 क्लासेस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस हमारी इनकम टैक्स के ऊपर होगी. फिर लास्ट एक क्लास अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड ऑल द लिंकिंग्स ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वी विल टेक. तो नेक्स्ट 4 to 5 क्लास गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम इसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो विल स्टार्ट विद द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेक्शन. ये पूरा सेक्शन 4 to 5 डेज का मैं ही लूंगा, और इन नेक्स्ट क्लासेस विल लेट यू नो. व्हाट इज जीएसटी? व्हाट इज जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करना शुरू करें, उससे पहले आई विल लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ ऑफ द जीएसटी, कि जीएसटी आया कब, ये पैदा कब हुआ है, ये बॉर्न कब हुआ इंडिया में, बेसिकली आया कब, क्या हुआ जिसकी वजह से आना पड़ा. सो बेसिकली आप सभी लोगों ने वैल्यू एडिड टैक्स, सेल्स टैक्स का नाम सुना होगा, सर्विस टैक्स का नाम सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी का नाम सुना होगा. आज से 2.5 साल पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले, ये सभी टैक्स इंडिया में लगते थे. एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती थी सर गवर्नमेंट. मैं एक सामान मैन्युफैक्चर करता था तो सरकार मुझसे टैक्स मांगती थी. मैं सरकार सामान को बेचता था तो सरकार मुझसे वैल्यू एडिड टैक्स मांगती थी. अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता था तो सरकार मुझसे सर्विस टैक्स मांगती थी. तो 3 अलग अलग तरह के, 4 बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग तरह के लगे हुए थे, जिसको हटा के, सभी को हटा के सरकार एक सिंगल टैक्स लेके आई, जिसका उन्होंने नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जैसा कि नाम बताता है, गुड्स एंड सर्विस, ये टैक्स ऐसा टैक्स है जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है. पहले क्या नाम होता था? पहले होता था सेल्स टैक्स, जो गुड्स पे लगता था सिर्फ. सर्विस टैक्स जो सिर्फ सर्विसेज पे लगता था. तो उन्होंने ये सब चीजें हटा के एक सिंगल टैक्स लगा दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स. भैया आप 10-10 बुकें मत पढ़ो, आप सिर्फ एक बुक पढ़ो जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टू मेक इट सिंपल. अब प्रॉब्लम इधर एक आ गई. सेल टैक्स कलेक्ट करती थी स्टेट गवर्नमेंट, खट्टर सरकार. सर्विस टैक्स कलेक्ट करती थी मोदी सरकार. अब लड़ाई होने लगी कि भैया सेल्स टैक्स तो हम कलेक्ट करते हैं, सर्विस टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, तो ये कैसे होगा? तो सभी मंत्रियों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि जो भी जीएसटी कलेक्शन आएगी, हम उसको 50-50% बांट लेंगे. मतलब जो भी, अगर आप 100 रुपए पर 18 रुपए लगा के एप्पल बेचेंगे, तो वो 18 रुपए में से 9 रुपए खट्टर सरकार आप रख लीजिएगा, एंड 9 रुपए मोदी सरकार आप रख लीजिएगा. सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड. सो जो भी परसेंटेज होती है जीएसटी के अंदर, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. 50% गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% goes to the state government. So as written in the first line, tax levied both by central government and the state government. ये ऐसा टैक्स है जो सेंटर भी लगाती है और जो स्टेट भी लगाती है. और ये 1 जुलाई 2017 से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था. उससे पहले जितनी भी एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे सेल टैक्स बोलते हैं, वो सभी सरकारी ने, हमारी 36 की 36 स्टेटों ने वो हटा दिया और एक सिंगल टैक्स अडॉप्ट कर दिया जिसका नाम था जीएसटी. ये लगता किसके ऊपर है? ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. मैं 100 रुपए के एप्पल बेचूंगा तो भी लगेगा, मैं 100 रुपए की चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो उसके ऊपर भी लगेगा. मतलब ये सर्विस पे भी लगेगा और ये गुड्स पे भी लगेगा. इट डज नॉट बाइफरकेट कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सिर्फ गुड्स पे लग रहा है, ऐसा नहीं है. ये दोनों चीजों पे लगता है. एंड वेरी मेजर डिफरेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस पॉइंट, अनलाइक इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स
जीएसटी इज चार्ज ऑन द सेल्स वैल्यू। जीएसटी हरदम सेल्स वैल्यू पे चार्ज होता है। 100 रुपए के एप्पल के ऊपर कलेक्शन जो करते हैं उसको जीएसटी बोलते हैं। उसमें से 20 रुपए की कमाई आती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ये डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना आपको। ये डिफरेंस बहुत माइंड में सेटल डाउन कर लीजिए। जो प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, जो हमें अपनी पॉकेट से जमा कराना है, वो मेरी कमाई का टैक्स है। ये मुझे सामने वाले से लेके मुझे जमा कराना है, ये मुझे किसी से अपनी जेब से नहीं देना, ये मुझे सामने वाले से कलेक्ट करना है और मुझे सरकार को जमा कराना है। आई एम ओनली द पार्सल और द कोरियर बॉय फॉर द गवर्नमेंट। आई हैव टू कलेक्ट एंड आई हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट। This is not my money. This is not for me. This is for someone collected from some other person. How it works? जीएसटी चलता कैसे है? हम हमारे पास में किराने की दुकान होती है, हम किराने की दुकान से 10 रुपए की मैगी का पैकेट लेके आते हैं। जब उसका मैगी का पैकेट होता है तो 10 रुपए के ऊपर वो हमें 12 रुपए की मैगी देता है। अगर आपने उसको बिल ढंग से देखा होगा तो उसमें लिखा होता है 11 रुपए मैगी के हैं प्लस 1 रुपया वो जीएसटी का ले रहा है आपसे। तो मतलब आपको पता ही नहीं चलता, वो आपसे कुछ टैक्स का पैसा कलेक्ट कर लेता है। हमारे लिए तो वो 12 रुपए के 12 रुपए हैं, 12 रुपए कॉस्ट। हम कहते हैं 12 रुपए की मैगी है, ये 12 रुपए लिए उस बंदे ने हमसे। वो 12 रुपए उसकी जेब में नहीं जाएंगे, उसकी जेब में सिर्फ वो 10 रुपीज जाएंगे। वो 2 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ये रिटेलर है, मतलब पास के हमारी शॉप है, और कंज्यूमर में जहाँ हम बैठे हैं, हम उससे कुछ सामान खरीदते हैं और हम उसको 118 रुपए दे देते हैं। हमें नहीं मतलब उसमें जीएसटी क्या है। तो वो हमसे क्या, हमारे बिल पे अगर आप कहीं ढंग से नोटिस करेंगे तो 2 चीज लिखी होती है। सेल प्राइस 100 रुपीज एट जीएसटी 18%। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 18% ऑफ द रेट ऑफ दोज गुड्स। 18 रुपए, टोटल अमाउंट 118 रुपए। वो ये नहीं बोलता आप मुझे 100 रुपए दीजिए, वो हरदम आपसे ये बोलेगा आप सर मेरे को 118 रुपए दीजिए, ये सामान 118 रुपए का है। अंडरस्टूड? सो हियर इट कम्स अ डिवीजन ऑफ जीएसटी। सबसे पहले ऊपर जीएसटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस सरकारी इस टैक्स की कलेक्शन करती हैं। तो सबसे पहले जीएसटी आ गया। अगर आप सेल विद इन स्टेट करते हैं, सेल आउटसाइड करते हैं, अब प्रॉब्लम ये आने लगी, एक और नई प्रॉब्लम का खड़ा हो गया। मैंने सामान बनाया हरियाणा के अंदर, सामान बेच दिया मैंने दिल्ली के अंदर। हरियाणा का पर्सन था, दिल्ली के पर्सन को एप्पल बेच के आ गया। अब फाइट होने लगी कि भैया ये टैक्स कौन लेगा, खट्टर सरकार लेगी या केजरीवाल जी लेंगे। तो गवर्नमेंट है डिसाइडेड कि जहां फाइनल मूवमेंट ऑफ गुड्स की एंड हो रही है, जहां पर गुड्स खत्म हो रहे हैं, वहां दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव द मनी। अब ये डिसाइड कैसे होगा? तो उन्होंने एक प्रिंसिपल्स डिसाइड करे उस चीज के लिए। तो सबसे पहले कोई सप्लाई अगर विद इन स्टेट शुरू होकर विद इन स्टेट ही खत्म हो जाती है, सप्लाई का मतलब सेल मैं बोलूंगा, जब भी मैं सप्लाई बोलूंगा तो उसका मतलब सेल होगा। अगर मैं कोई सामान, मैं भी हरियाणा में हूँ, सामने वाला सप्लाई रिसीवर भी हरियाणा में है, अगर दोनों ही हरियाणा में है तो हम उसके ऊपर जो टैक्स लगाते हैं वो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स लगाते हैं। इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे ये सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स क्या होता है। दिस स्लाइड इज जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि ये टैक्स जो होते हैं ये दोनों गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेंट्रल जीएसटी लगता है, एक स्टेट जीएसटी लगता है एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। फ्रॉम दिस स्लाइड आई जस्ट वांट टू हाईलाइट 3 पॉइंट्स कि अब उस जीएसटी के 3 पार्ट हो गए हैं। वन इज सेंट्रल जीएसटी, another one is state GST and third one is the integrated GST। आपने, आई बिलीव कि आप लोगों ने ये टर्म सुनी होंगी। सेंट्रल जीएसटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी भी बोल देते हैं लोग, स्टेट जीएसटी जिसको लोग एसजीएसटी भी बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी भी बोल देते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर और भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। बस जस्ट टू गिव अ ब्रीफ कि अगर मैं कुछ सेल, जब बायर और सेलर एक ही स्टेट में होते हैं तो जो टैक्स लगता है उसको सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स बोलते हैं। मतलब मैंने एप्पल खरीदने वाला हरियाणा में है, एप्पल बेचने वाला हरियाणा में है। इफ आई गो बैक ऑन द स्लाइड, अगर रिटेलर भी हरियाणा में है, कंज्यूमर भी हरियाणा में है, तो 18% का आइटम 18 रुपए टैक्स लगेगा। तो ये सेंट्रल और स्टेट में बढ़ जाएगा 9 रुपए में। मतलब ये 18 रुपए विल बी फर्दर बाइफर्केटेड, सेंट्रल जीएसटी 9 रुपीज, स्टेट जीएसटी 9 रुपीज। बट ऑन अनदर साइड, अगर रिटेलर मेरा हरियाणा में है, कंज्यूमर मेरा दिल्ली में है, तो ये जीएसटी जो है 18 रुपए ये डिवाइड नहीं होगा। ये 18 रुपए एक सिंगल टैक्स आईजीएसटी के नाम से जाएगा।
वहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का बाइफर्केशन नहीं आता है, वहां पर सिंगल टैक्स आईजीएसटी के नाम से जाता है। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। जैसे ही मैंने आपको बताया, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक फोटो में सप्लायर है और दूसरी फोटो में रिसिपिएंट है। यहाँ पर हमारा रिसिपिएंट बैठा हुआ है और यहाँ पर सप्लायर है। अगर ये दोनों लोग सेम स्टेट में है, बोथ लोकेटेड इन सेम स्टेट, स्टेट मतलब एक राज्य सरकार, तो उसको हम जो बोलते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और उस सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब घर की घर में सप्लाई। वो आपका एक घर है, एक सरकार है, एक घर है, दो घर नहीं है, तो एक घर के अंदर जो काम होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। सप्लायर सेब बेचने वाला भी हरियाणा में है, सेब खरीदने वाला भी हरियाणा में है, उसके ऊपर दो टैक्स लगेंगे। वो 18% टैक्स है, वो डिवाइड होकर दो पार्ट में बन जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 99% ईच सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी, और उसको बोलेंगे हम इंट्रा। प्लीज लिसन माय वर्ड्स केयरफुली, इंट्रा स्टेट, इट्स नॉट इंटर, इंट्रा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में सप्लायर है, रिसिपिएंट इज इन दिल्ली, फॉर एग्जांपल आज मैं यहाँ से आपको दिल्ली में बैठ के कोचिंग दे रहा हूँ, एंड पीपल आर टेकिंग इट फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सो आई एम प्रोवाइडिंग इंटर स्टेट सप्लाई, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। तो इस केस में अगर आप इनवॉइस कहेंगे तो इनवॉइस के ऊपर आईजीएसटी लग के आएगा instead of CGST and SGST, because you all are located in a different state. But on a other side, अगर आप लोगों में से कोई दिल्ली में लोकेटेड है तो मैं उसको जो इनवॉइस दूंगा उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग के आएगा इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी। आपके बिल में 100 रुपीज प्लस 18 रुपीज, 118 रुपए लग के आएंगे आईजीएसटी में। वहीं दिल्ली वाले के बिल में 100 रुपए प्लस 9 रुपए सीजीएसटी, 9 रुपए एसजीएसटी, तो वो 118 रुपए बन जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने चीजें समझी हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी कब कब लगता है, किसे इंटरस्टेट बोलते हैं, किसे इंटरस्टेट बोलते हैं, ये टर्म्स हम आने वाली 5 क्लासेस में बहुत रिपीटेडली यूज करेंगे। सो एनीवन इफ फेस एनी डिफिकल्टी दोबारा समझने में तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने उसी चीज को जस्ट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप यू विल लुक ऑन द ऑरेंज कॉलम्स ओनली, ऑरेंज कॉलम सेज लोकेशन ऑफ सप्लायर, मैं यहाँ पर दिल्ली में बैठा हूँ, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए, द पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो पर्सन जो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, मतलब द बायर, बायर को हम, बायर की लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं एज अ जनरल प्रिंसिपल। इसके कुछ और भी टर्म्स होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल टर्म में हम ये बोलते हैं, अगर लॉ की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, जिस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर and place of supply, as of now location of recipient। दुर्गेशा की क्वेरी है, आईजीएसटी विल गो टू द सेंटर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? वी विल डिस्कस ये, इसको फर्दर पार्ट हो जाते हैं सीजीएसटी एंड आईजीएसटी के। अगेन गवर्नमेंट के एंड पे दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को डिवाइड कर देती है सेंटर स्टेट में, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू डिवाइड दैट आईजीएसटी पार्ट फ्रॉम देयर बैकएंड सिस्टम इटसेल्फ। उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड करके गवर्नमेंट फ्रॉम देयर इटसेल्फ गिव द मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर बायर और फॉर कंज्यूमर, हमारे बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कौन सी गवर्नमेंट को जा रहा है, बट दिस इज ओनली फॉर द योर इन्फॉर्मेशन। उसको डिवाइड कैसे करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लुकिंग कमिंग अप अगेन ऑन दिस स्लाइड, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द ऑरेंज कॉलम्स। ऑरेंज कॉलम्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो सप्लाई दे रहा है एंड जो सप्लाई ले रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ सप्लाई ले रहा है तो मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली उसको बोलते हैं, द पर्सन हुज लोकेशन इज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर सर्विस देने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों एक ही स्टेट में है तो हम उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऑन द अदर हैंड साइड, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, सर्विस देने वाला, गुड्स बेचने वाला, और दूसरी तरफ गुड्स खरीदने वाला या फिर सर्विस रिसीव करने वाला डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है, तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई।
और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है IGST। एंड एज आस्क्ड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवाइड करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिवाइड इट इन आवर नेशन, दे हैव आर देयर ओन मैकेनिज्म। सो hopefully you have all understood the concept of interstate supply and intrastate supply कि कब CGST लगता है, कब SGST लगता है, कब IGST लगता है। मतलब सेम सर, मैं सामान बेच रहा हूँ, अगर मैं अपनी स्टेट में बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर मेरे को CGST SGST लगेगा, और जो सामने वाले की अगर वो दूसरी स्टेट में सामान लेके जा रहा है तो उसके ऊपर IGST लगेगा। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज करी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फॉर द सेक ऑफ जनरल, ऑन द जनरल वर्ड्स, मैंने नीचे लाइन लिखी है जनरली। जनरली वर्ड बहुत ढंग से पढ़िएगा। जनरली एज पर द GST लॉ, प्लेस ऑफ सप्लाई इज सेम एज अ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे तो हम ये मान के चलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई वही है जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है। मतलब जिस स्टेट में माल जा रहा है, जो सर्विस रिसीव करने वाले की लोकेशन है, वही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और सप्लायर की लोकेशन डिसाइड करने के बाद वी विल डिसाइड कि वो सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। बट दिस जनरल टर्म डज नॉट अप्लाई टू ऑल द बिजनेसेस। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करता हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे नहीं फॉलो होता है। ये होटल इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो वहाँ ऐसे फॉलो नहीं होता। तो वहाँ डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने बताया, वो प्रिंसिपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। बट 95% ऑफ बिजनेसेस के अंदर ये प्रिंसिपल 100% अप्लाई होता है कि जो सामान रिसीव करने वाला है या जो सर्विस रिसीव करने वाला है, उसी की लोकेशन को, उसी के एड्रेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं। उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के बाद हम लोकेशन ऑफ सप्लायर देखते हैं। अगर वो दोनों एक ही स्टेट में है तो हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोल के उसके ऊपर CGST SGST लगाते हैं। अगर वो दोनों स्टेट डिफरेंट है तो हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं और उसके ऊपर IGST लगाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Please reply. I'll just wait for another 1 minute. Perfect. We'll go ahead. So मैंने अभी यहाँ पर आपको एक बोली कि 95% ऑफ द बिजनेसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी दी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। जो सर्विस रिसीव कर रहा है, कनिका का एक क्वेश्चन आया है, व्हाइल डिवाइडिंग IGST हाउ डज द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज कि वो किस स्टेट का पार्ट है। कनिका, जब हम रिटर्न GST रिटर्न के एक सेशन में आएंगे तो वहां पर एक प्लेस ऑफ सप्लाई का एक कॉलम आएगा कि ये सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो वहां पर हम इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से टेकअप करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको एक बता दूं, जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉलम आता है और हमें ये बताना होता है ये कौन सी स्टेट में सर्विस हमने दी है। ऑन बेसिस ऑफ दैट कॉलम गवर्नमेंट यूज टू डिवाइड कि ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा। आप रिटर्न फाइलिंग सेशन में देखेंगे कॉलम आएगा रिटर्न प्लेस ऑफ सप्लाई का। ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट यूज टू डिवाइड। सो प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर हम बात कर रहे थे। 95% ऑफ द बिजनेस की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि यहाँ पर मेरा एड्रेस है, मेरे पास सामान लेने आया, मैं पूछूंगा भैया तेरा एड्रेस क्या है, कहता जी हरियाणा में हूँ। हरियाणा में, मैं भी हरियाणा में हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि CGST लगेगा। बट दिस डज नॉट प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई ऑन द 100%। द 5% का जो एक्सेप्शन है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ गुड्स के रिगार्डिंग। प्लीज मेक योर माइंड वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस। जो भी अब डिस्कशन हो रहा है वो गुड्स के रिगार्डिंग हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई जानना क्यों जरूरी है? प्लेस ऑफ सप्लाई जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि IGST लगेगा या फिर CE एंड SGST लगेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब उस जगह को जानना कि मैंने सर्विस कहाँ प्रोवाइड करी है। बिकॉज अगर जैसे ही आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई समझा तो वो टैक्स गलत गवर्नमेंट के पास चला गया। मतलब मैंने कहा ये सेल मैंने हरियाणा में करी है, बट गवर्नमेंट सेज, दिल्ली गवर्नमेंट सेज कि ये तो सप्लाई आपने मेरे यहाँ करी है, दिल्ली गवर्नमेंट में करी है, तो पैसे दो, मेरे को दो। तो जो हरियाणा सरकार को हम पैसे ऑलरेडी जमा कर चुके होंगे
जब 2 साल बाद 3 साल बाद सरकार हमसे हमारी चेकिंग के लिए आएगी, तो दिल्ली सरकार आएगी तो वो कहेगी ये तो मेरे यहाँ सेल करी थी, आपने हरियाणा में क्यों जमा करा दिया पैसा, आप मुझे पैसा दो। तो फिर मुझे दिल्ली गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा जमा कराने का। ऐसा नहीं हरियाणा गवर्नमेंट पैसे वापस करेगी, वो हरियाणा गवर्नमेंट पैसे वापस नहीं करती, गवर्नमेंट कभी पैसे लेके वापस बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में करती है। सो अगर एक स्मॉल रॉन्ग डिसीजन से, रॉन्ग डिसीजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई will affect all your tax liability. It will entail you to pay taxes, it will entail you to pay penalty, it will entail you to pay interest on the tax part. So it is very critical, very critical to understand what is the correct place of supply of goods. तो प्लेस ऑफ सप्लाई को अगेन फर्दर दो पार्ट में बांटा हुआ है कि गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा और सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ, प्लीज लिसन मी केयरफुली, इन्वॉल्व ऐसी कोई मूवमेंट करते हैं, ऐसी कोई गुड्स की मैं सेल कर रहा हूँ जिसके अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है। मतलब मेरे पास एप्पल रखे हुए हैं, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल मैंने बेचे और मैंने सामने वाले ने इसकी मूवमेंट करा के, ऐसा नहीं है वो एप्पल वो वहीं खाएगा, वो एप्पल अपने घर पे लेके जाएगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी इस सिचुएशन में जहां पर एप्पल की मूवमेंट इन्वॉल्व है, जहां पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है। तो वहां पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पर मूवमेंट खत्म हो रही है। आई एम रिपीटिंग अगेन विद एन डिफरेंट एग्जांपल। मैं कार्टून बॉक्सेस की ट्रेडिंग करता हूँ, कार्टून बॉक्सेस की ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने एक ऑर्डर दिया, यहाँ पर मैं कार्टून बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, मैंने बनाया कार्टून बॉक्स की, और मुझे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर मिल गया कि आप मुझे कार्टून बॉक्स की डिलीवरी कर दीजिए। अब कार्टून बॉक्स की डिलीवरी करने के लिए मतलब कार्टून बॉक्स की मुझे मूवमेंट करानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कार्टून बॉक्स को वहीं पर यूज कर लेगा, मेरी फैक्ट्री में यूज कर लेगा। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस, ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां पर गुड्स की मूवमेंट होती है, गुड्स की मूवमेंट आइदर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और आइदर ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब चाहे वो मूवमेंट सप्लायर करवाए चाहे वो मूवमेंट रिसिपिएंट कराए। ऐसी कोई भी सिचुएशन में, ऐसी कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो माना जाएगा जहां पर मूवमेंट खत्म हो रही है। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा रिसिपिएंट की लोकेशन, क्योंकि मेरे जो गुड्स हैं वो तो उस ट्रांजैक्शन की ओनरशिप उस रिसिपिएंट के पास जाने के पास खत्म हो जाएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। Next point I am coming. This is build to and ship to model. Hopefully you have, many of you have understood or listened this concept earlier also. एक एग्जांपल लेता हूं, ए पर्सन है सिटिंग इन दिल्ली, बी पर्सन है सिटिंग इन हरियाणा एंड थर्ड पर्सन इज आल्सो सिटिंग इन हरियाणा। बी पर्सन मुझे बोलता है कि आप मुझे गुड्स दे दीजिए, बट गुड्स मुझे भिजवाने की बजाय मेरा एक बंदा है, आप उसको गुड्स भिजवा दीजिए। मतलब बी पर्सन ने मुझे बोला, बी पर्सन ने ए पर्सन से गुड्स खरीदे और उसने बोला गुड्स मुझे भिजवाने की बजाय आप डायरेक्टली सी पर्सन को भिजवा दीजिए। मतलब अब इस सिचुएशन में क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी कि टैक्स की कलेक्शन मुझे दो, क्योंकि गुड्स जो जिस पार्टी ने ऑर्डर दिया था वो मेरे पास बैठी है। हरियाणा गवर्नमेंट कहेगी नहीं, टैक्स का पैसा मुझे दो, क्योंकि गुड्स तो मेरी स्टेट में आए हैं। तो यूपी गवर्नमेंट कहेगी टैक्स मुझे दो, क्योंकि गुड्स तो मेरी सरकार से, मेरे यहाँ से निकले। तो तीन गवर्नमेंट की लड़ाई आ गई यहाँ पर। माल भेज रहा है वो यूपी में बैठा है, माल मंगवा रहा है वो जो कि दिल्ली में बैठा है, माल एक्चुअली में गुड्स किसके पास जा रहे हैं वो दैट पर्सन इज सिटिंग इन हरियाणा। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? सो इन दैट सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द पार्टी हु हैव पुट द ऑर्डर, मतलब दिल्ली की पार्टी, जो पार्टी गुड्स का ऑर्डर मंगवा रही है, जिसकी ओनरशिप में वो गुड्स जा रहे हैं, उसकी लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। once the place of supply is decided, then we will decide कि उसके ऊपर CGST लगेगा, SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा। तो दो सिचुएशंस मैंने कवर करनी है। तीसरी सिचुएशन जो होती है वो होती है so build to and ship to model के I received a query to explain it again. I will give अनिकेत इसका एक एग्जांपल भी आएगा, we will separately deal that. उस टाइम पे मैं again I will explain you that. Build to and ship to model I will definitely explain you एक एग्जांपल के सपोर्ट में। फर्स्टली आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट द लॉ कि लॉ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वी विल डील इट बाय एग्जांपल कि हर एक सिचुएशन में क्या होगा।
इवन देन या आपकी कोई क्वेरी रहती है, देन वी विल टेक इट अप अगेन। थर्ड सिचुएशन जो आती है, ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है गुड्स का, नो मूवमेंट आइदर बाय द सप्लायर और रिसीवर। मतलब बिल्डिंग की बिल्डिंग मैंने सपोज खरीद ली, बिल्डिंग के अंदर सामान रखा हुआ है, वो इंस्टॉल्ड है, भैया ये बिल्डिंग की बिल्डिंग मुझे दे दीजिए विद सामान। तो उस सिचुएशन में ना तो वो सामान वहां से हिलेगा, ना बायर उसको हिला सकता है, ना सेलर उसे हिला सकता है। तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा द लोकेशन जहां पर वो गुड्स एक्चुअली में रखे हुए हैं। वो गुड्स एक्चुअली में जहां रखे हुए हैं उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। नेक्स्ट इज द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट अ साइट। मेट्रो बन रही है, मेट्रो के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं। तो जब जिस उस सेल की जगह जहां पर वो असेंबलिंग हो रही है, उस प्लेस को हम, जिस स्टेट में वो असेंबलिंग हो रही है उस स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे, उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। एंड द लास्ट इज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। फॉर योर नॉलेज, एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया में जीएसटी नहीं लगता है। वी हैव सम conditions for that, we will discuss that in separate sessions. So as of now, place of supply for export of goods is outside India. As you know, Indian government has a right to collect anything, tax over anything which is there in India itself. When the place of supplies goes outside India, तो उसके पास ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स कलेक्ट करने की पावर है और ना ही स्टेट टैक्स के पास कोई पावर है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने की। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये टैक्स कलेक्ट करने की पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर, रिस्पेक्टिव पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के ऊपर हमारे प्रीएम्बल से ही पावर निकाल देती है, क्योंकि इंडिया से बाहर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील नहीं करता है, तो उसके ऊपर एनी ऑफ द गवर्नमेंट कैन नेवर कलेक्ट टैक्स। हम एग्जांपल्स में आ रहे हैं टू बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल्स। प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर बेस ऑफ द होल सेशन। फर्स्ट एग्जांपल मैं डील कर रहा हूँ, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि हम ये प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। अभी मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी आर्किटेक्ट की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज। मैं ऐसी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ जहां पर गुड्स की सेल हो रही है, गुड्स इन्वॉल्व है, उसी के प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे तो, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे देन वी विल डिसाइड कि उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या फिर आईजीएसटी लगेगा। और ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज करेक्ट गवर्नमेंट के पास चेक जाए। अगर गलत गवर्नमेंट के पास चेक जाएगा तो दूसरी गवर्नमेंट विल ask tax again from you. So it is very important to critically understand what is the place of supply. So I am taking the first example, Mr. Raj of Mumbai, Maharashtra. वो 10 टीवी के सेट बेचते हैं नागपुर में मिस्टर विजय को, महाराष्ट्र में। मतलब मिस्टर राज मुंबई में है, उन्होंने एक टीवी की एक शॉप है, उन्होंने वो 10 टीवी के सेट मिस्टर विजय नागपुर में बैठे हैं उनको बेचे। दोनों पर्सन्स सेम स्टेट में है, महाराष्ट्र इज द सेम स्टेट, नागपुर इज आल्सो देयर इन महाराष्ट्र इटसेल्फ, मुंबई इज आल्सो देयर इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ। सो मुंबई एंड नागपुर बोथ आर इन सेम स्टेट। मैंने गुड्स बेचे, लोकेशन ऑफ सप्लायर is in Mumbai. Who is supplier? Mr. Raj is the supplier of goods. Who is the recipient of goods? Mr. Vijay. अब प्लेस ऑफ सप्लाईज के अंदर महाराष्ट्र कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड्स में अगर मैं पीछे वाली स्लाइड में आ जाता हूँ, ये 5 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके बेसिस पे मुझे गुड्स में प्लेस ऑफ सप्लाई का डिसाइड करना होता है। फर्स्ट सिचुएशन से जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब जहां पर गुड्स चल के जाएंगे। यहाँ पर 10 टीवी हैं, वो चल के मुंबई से चल के नागपुर जाएंगे। तो मतलब फर्स्ट केस में मेरी फर्स्ट सिचुएशन अप्लाई होती है। और फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलती थी? ऐसी लोकेशन जहां पर गुड्स की मूवमेंट खत्म होती है, लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स, दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस सिचुएशन में मेरी मूवमेंट कहाँ हुई? मुंबई से एक सामान चल के नागपुर गया, नागपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट सिचुएशन। Since place of supply and the location of supplier is in Maharashtra, I am coming back again to the slides. Orange number slide, orange वाले columns पे देखूंगा, location of supplier Maharashtra, place of supply Maharashtra, दोनों same state में। That's why it is called as intra-state supply and CGST and SGST इसके ऊपर लगेगा। So the answer is written in the unbold words. The place of supply is in Nagpur, Maharashtra. Since it is same state, CGST and SGST will be charged. Hope it is clear to you all. Next example I am taking, Mr. Raj of Mumbai sells 30 TV sets to Mr. Vinod of Bangalore. Of Bangalore is a different state from Maharashtra.
सो अब ये दूसरी स्टेट में चले गए, दूसरी स्टेट में चले गए तो क्या हो गया, दूसरा टैक्स लग जाए, नहीं, दूसरी स्टेट में चले गए तो अगेन हमें प्लेस ऑफ सप्लाई, फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर राज क्या करेंगे, सबसे पहले वो सामान बेचते ये डिसाइड करेंगे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, वो कहेंगे मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स के अंदर, मूवमेंट गुड्स चल के जाने, टीवी सेट्स को मुझे भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, तो फर्स्ट क्लॉज में अप्लाई हुआ, फर्स्ट क्लॉज में फॉल कर गया, फर्स्ट क्लॉज में फॉल कर दिया। फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, जहां पर गुड्स की मूवमेंट खत्म होती है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इस सिचुएशन में बात करें तो बेंगलोर में गुड्स की लोकेशन की सप्लाई खत्म होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो बेंगलोर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई तो बेंगलोर हो गया, कर्नाटका हो गया, एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई मुंबई महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बोथ डिफरेंट स्टेट्स, मींस it is an interstate supply, means it IGST will be levied on this. Hope it is clear to you all up to here. These two transactions are covered on daily basis. 90% of the Indian business goes on these two principles, where the goods terminates. If it is same state, it goes with CGST and SGST. If it is in different state, it goes with the IGST part. Aniket, I am taking your query in this example. Delivery to a third party as per the instruction. आनंद है एक पर्सन विच इज स्टेइंग इन लखनऊ, वो गुड्स मंगाता है मिस्टर राज से महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में कॉल करता है मुंबई में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर इन द मुंबई एंड वन ऑफ द डीलर इज देयर सिटिंग इन द लखनऊ। वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कॉल करता है और बोलता है कि ये गुड्स मेरे कस्टमर नागपुर में जो मेरा कस्टमर बैठा है उसके पास भिजवा दीजिए। आनंद सिटिंग इन लखनऊ कहता है कि आप ये गुड्स मेरे एक कस्टमर नागपुर में भिजवा दीजिए, इस गुड्स के पैसे मैं आपको दूंगा। बायर कौन है, अल्टीमेटली राज ने गुड्स आनंद के पास, आनंद को ही देने थे, वो आनंद के कहने पे थर्ड पर्सन को नागपुर में भिजवा रहा है। अल्टीमेटली गुड्स परचेज किसने करे हैं, आनंद ने परचेज करे हैं। अगर आनंद उसको बोलता कि मुझे लखनऊ में चाहिए तो वो लखनऊ में ही देता, वो उसको नागपुर में नहीं देता। तो शिपिंग जो करी है गुड्स की वो नागपुर हुई है ऑन द आस्किंग ऑफ आनंद। बिलिंग किसको करेगा, राज कहेगा भैया पैसे तो मुझे आपसे चाहिए, मैंने कोई आपसे कोई नागपुर वाली पार्टी से डीलिंग नहीं करी है, तो मैं तो पैसे जो लूंगा वो आनंद से लूंगा। तो मतलब बिलिंग किसको हुई, आनंद को हुई, शिपिंग किसको हुआ, नागपुर में हुआ। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज वेरी फेमसली कॉल्ड इन इंडिया एज बिल टू एंड शिप टू मॉडल। बिलिंग किसी और पार्टी को कर रहा हूं एंड शिपिंग मैं किसी और पार्टी को कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन के अंदर बायर इन लखनऊ विल बी ट्रीट इज एट द प्लेस ऑफ सप्लाई। यूपी गवर्नमेंट के पास यहां पर टैक्स जाएगा। अगर मेरा यहाँ पर शिपिंग लोकेशन से यहाँ पर मेरा कोई प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होगा, द लोकेशन ऑफ द बिलिंग पार्टी विल बी ट्रीटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इसी एग्जांपल में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। नागपुर वाली पार्टी को मैं कर्नाटका भेज देता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ, लखनऊ वाली पार्टी ऑर्डर देती है महाराष्ट्र वाली पार्टी को, लखनऊ आनंद ऑर्डर देते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स में कि भैया ये गुड्स आप कर्नाटका भेज दीजिए। देन ऑल्सो IGST ही लगेगा। प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर कि बिलिंग आप कहाँ कर रहे हैं, शिपिंग इज डज नॉट मैटर, शिपिंग से गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि बिलिंग किसको हुई है। बिलिंग इज द टर्म विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई। Hope it is clear. Aniket, hope your query is resolved. Taking it ahead, अभी यहाँ पर जो हमने बात करी थी इन 3 एग्जांपल्स में, वो उन्हीं सिचुएशंस की बात करी थी जहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स का, चाहे वो इंटर स्टेट मूवमेंट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुड्स मूव हो रहे हैं। बट एक डिफरेंट सिचुएशन आती है जहां पर गुड्स मूव नहीं होते हैं। एक नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 मेरे साथ साथ सुनिएगा। सेल्स हेवन लिमिटेड opens a new showroom in Bangalore, और उसके अंदर जितने भी लैपटॉप जितना भी सामान रखा हुआ था उसने उसके साथ ही वो पूरा शोरूम परचेज कर लिया। अब वो बिल्डिंग उसने परचेज करी, सामान के साथ परचेज करी, तो इसके अंदर सप्लायर ऑफ गुड्स जो था वो तो कोई उसको लैपटॉप उठा के कहीं उसके घर पे रख के तो नहीं आएगा, बिकॉज उसने तो एज इट इज पोजीशन में वो चीजें मांगी थी कि भैया ऐसी की ऐसी अपनी पूरी की पूरी बिल्डिंग आप मुझे सेल कर दीजिए, आप इसमें से कुछ भी यहाँ से हटाएंगे। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप दोबारा कंडीशंस पे आ जाएंगे तो फर्स्ट कंडीशन सेज मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व,
ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो हम इस प्रिंसिपल्स पे नहीं जाएंगे. सेकंड कंडीशन इज बिल्ट टू शिफ्ट टू मॉड्यूल. अगेन हम इसको फॉलो नहीं करेंगे. थर्ड सेज नो मूवमेंट आइदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपिएंट. इन आवर एग्जांपल इट इज परफेक्टली फिटिंग. व्हाई? बिकॉज रिसिपिएंट जो बिल्डिंग सामान के साथ खरीद रहा है उसको भी इसकी कोई मूवमेंट, गुड्स हिलाने नहीं है, लैपटॉप हिलाने नहीं है, वर्क स्टेशन हिलाने नहीं है. प्लस द सेलर एंड द बायर बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमूव द गुड्स. सो दैट्स व्हाई द लोकेशन of that goods would be the place of supply. So अगर चेन्नई में ओपन सा न्यू शोरूम और बेंगलोर में जाके कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बेंगलोर would be the place of supply. This is the example of no movement of goods जहां पर कोई movement involved नहीं है. And last example what I am taking for the place of supply of goods is स्ट्रॉन्ग आयरन एंड स्टील लिमिटेड. झारखंड में कोई पार्टी है, वो एक वेस्ट बंगाल की पार्टी से बोलती है कि आप झारखंड में आके मेरा प्लांट बना दीजिए, ब्लास्ट फर्नेस बना दीजिए, मेरे लिए एक अंगीठी बोलते हैं अंगीठी बना दीजिए. तो उस सिचुएशन में वेस्ट बंगाल की पार्टी काफी सारे इक्विपमेंट्स लेके आएगी और ब्लास्ट फर्नेस बनाएगी झारखंड के अंदर. वो 10 टाइप्स के इक्विपमेंट लेके आई. उन 10 टाइप्स के इक्विपमेंट को मर्ज करके एक सिंगल इक्विपमेंट उन्होंने झारखंड में बनाया. So the place where all those 10 goods are merged is the location, is the place of supply. So यहाँ पर क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल की पार्टी झारखंड में जाके वो 10 के 10 प्लांट को जोड़ रही है. फॉर एन एग्जांपल, L&T ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं मेट्रो के पिलर्स बनाऊंगी. उन्होंने क्या करा, मेट्रो के पिलर का नीचे का पार्ट एक अलग जगह से लेके आई, ऊपर का पार्ट एक अलग जगह से लेके आई और मेट्रो को ये बना के दे दिया. तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, द लोकेशन जहां पर वो ऊपर और नीचे पार्ट को दोनों को ज्वाइन करा जाएगा, उस लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे. यहां तक किसी को कोई क्वेरीज है प्लीज? बिकॉज गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई पे हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. एंड होप आई एम वेरी क्लियर टू टेल यू कि प्लेस ऑफ सप्लाई जानना कितना इंपॉर्टेंट है. Someone is saying, Kanika is asking ki if we don't know the location of supplier, like sometime retail business, then how to find the place of supply of those goods? Just to correct your question, I am location of supplier तो मुझे पता ही होगी because I am the person who is selling the goods. Your question should be if we don't know the location of recipient. If we don't know the location of, अगर मैं कोई recipient की location को नहीं जानता हूँ तो उस situation में क्या होगा. तो इस सिचुएशन में जनरल प्रिंसिपल क्या मानता हूँ कि मेरे लिए मूवमेंट यही खत्म हो गई है. तो मेरे लिए मूवमेंट यही खत्म हो गई है. सबसे पहली बात, हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्या डिसाइड करते हैं, जो हम बिल क्रिएट करते हैं, बिल के ऊपर सामने वाली पार्टी मुझसे एड्रेस क्या लिखवा रही है. वो जिस एड्रेस पे लिखवाएगी वो वहीं पर सामान लेके जाएगी. अगर वो उस एड्रेस सेम स्टेट का है तो हम उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाते हैं. अगर वो एड्रेस डिफरेंट स्टेट का है तो हम उसके ऊपर आईजीएसटी लगाते हैं. अगर वो कहता है हमारे पास एड्रेस ही नहीं है तो पहली बात वो बहुत लेस वैल्यू ऑफ गुड्स होंगे और उसके ऊपर जनरली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाता है. आइडियली सिचुएशन में वो अपना एड्रेस जरूर प्रोवाइड करता है. 100% वी विल डेफिनेटली आस्क कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए. एड्रेस वो जैसे ही बताएगा ऑन दैट बेसिस वी विल डिसाइड कि ऊपर सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा. क्लियर? मूविंग अहेड, एनी क्वेरीज टिल देन? I received one more query. Sir, in example number 4, no questions of GST because building is covered in negative list. So very good topic question raised by Manya is कि यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है. तो ये क्या बात, मैं यहाँ पर बिल्डिंग की सेल के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बिल्डिंग के अंदर जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं, जो एसी की फिल्टर एसी इंस्टॉल्ड है, जो वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल ऑफ होल लैंड और होल बिल्डिंग. Because that building is not in negative list, that building is out of the GST ambit. Because stamp duty लगता है बिल्डिंग के ऊपर, ना कि GST लगता है. गुड्स की डेफिनेशन से वो बाहर हो जाती है बिल्डिंग्स. क्लियर मान्य? Any more queries? I am just waiting for 1 or 2 minutes to take up your queries because I don't want to rush with this topic. This is very very critical. This will lead base for another 4 to 5 sessions. यहाँ पर अभी तक हमने गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करी है. अभी आगे जाके हम सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे. गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई समझना इज वेरी इजी बिकॉज जहां पर गुड्स की मूवमेंट खत्म हो रही है जनरली 99% सिचुएशन में दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई.
सर्विसेज के क्वेश्चन में वेरी डिफिकल्ट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं आज यहाँ पर दिल्ली में बैठा हूँ और आप लोग डिफरेंट स्टेट्स में लोकेटेड है, नाउ हाउ टू डिसाइड वेयर द टैक्स शुड गो? मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी या तो मेरे यहाँ से बैठ के पढ़ा रहे हो तो ये सर्विस होगी। यस नीरज, आई रिसीव योर, कैन यू रेज द एग्जांपल नंबर 5? इट इज सर्विस। इफ इट इज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अनिकेत, अनिकेत बोल रहे हैं कि ये सर्विस है, गुड्स नहीं है, बट आई एम सेइंग कि इंस्टॉलेशन, मैंने सामान सेल करा है, ना कि मैंने कोई वहां पर उसको इंस्टॉल करने की सर्विस प्रोवाइड की है। इट इज वेरी डिफरेंट, वी हैव टू सेग्रीगेट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड गुड्स एंड सर्विस वेरी केयरफुली। मैंने सामान सेल करके मर्ज करा है, ना कि मैंने सरकार को मेट्रो इंस्टॉल करनी, मैंने मेट्रो के पिलर लगाने की नहीं बोला। मैंने कहा मैं आपको पिलर वहां पर लाके रख दूंगा, वो मर्ज करके पिलर वहां रख दूंगा। अगर मैंने सरकार को ये बोला होता पिलर लगा के मैं आपको फिट करके दूंगा, देन इट इज अ सर्विस। मैंने सिर्फ सामान की सरकार से डील करी है, ना कि मैंने सरकार से सामान प्लस उसको लगाने की गारंटी दी। इंस्टॉलेशन के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ असेंबलिंग के लिए यहाँ बोला है। Shall I move ahead? Perfect. So अभी तक हमने गुड्स की बात कही थी, अभी हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गुड्स के बारे में तो इट इज वेरी जनरल टू आइडेंटिफाई जहां गुड्स टर्मिनेट हो रहे हैं वहां पर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बट सर्विसेज के केस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट एक्चुअली इट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो गवर्नमेंट ने इस प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज को समझने के लिए एक बहुत जनरल प्रिंसिपल दिया हुआ है। उस जनरल प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दे रहे हैं, आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस दे रहे हैं, तो हम उस लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन विल बी डेल्ट एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब इसका एग्जांपल, इन्फोसिस ने एक सर्विस दी टीसीएस को, बोथ आर इन सेम सेगमेंट बट आई एम टेकिंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल। इन्फोसिस ने एक सर्विस दी, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करी, लेट्स टेक एन एग्जांपल XYZ कंपनी को, which is also a registered under GST. When I say registered person, means that person is registered under the GST Act. He have the GST registration number with him. So Infosys ने एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी किसी ऐसे पर्सन को जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन कैसे डिसाइड होगी? एड्रेस ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस ऑन विच दैट रजिस्ट्रेशन हैज बीन टेकन विल बी ट्रीटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन मींस जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस आ रहा है उस रजिस्टर्ड पर्सन का, दैट विल बी ट्रीटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो जो अपने रिकॉर्ड में एड्रेस लिखवा के जाएगा, वो XYZ पर्सन आएगा, इन्फोसिस कहेगा मैं बिलिंग कर देता हूँ, सर अपना एड्रेस बताइए। वो कहेगा सर आई एम नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। कहेगा ठीक है, तो आप मुझे एक काम करिए, अपना एड्रेस बता दीजिए। जो एड्रेस XYZ कंपनी इन्फोसिस को लिखवाई ही, दैट एड्रेस विल बी डेल्ट एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर वो एड्रेस भी नहीं पता होगा, तो इन दो सिनेरियोज जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, मतलब इन्फोसिस की लोकेशन को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये जनरल प्रिंसिपल है, इसको डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस भी बोलते हैं। मैंने नीचे लिखा हुआ डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस, मतलब कुछ जो हमने स्पेसिफिक दिया हुआ है वो स्पेसिफिक नहीं लगेगा, नहीं लग रहा है आपके बिजनेस में, वो अप्लाई नहीं हो रहा, वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस वो नहीं है, देन इन दो सिनेरियोस आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ जनरल प्रिंसिपल फॉलो करने। एंड व्हाट द दो जनरल कहते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो मतलब रिसिपिएंट की लोकेशन, अगर रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड देन एड्रेस ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, बट इन जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से पहले हमें कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स देखने होंगे। अगर वो हमारे बिजनेस में वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, देन आई I am not required to follow this general principles, because specific provision अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, then general provisions will not apply. अब फॉर एन एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रोविजन होटल इंडस्ट्री के लिए आया हुआ है कि होटल की सर्विसेज अगर मैं लेता हूं तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। अगर वो होटल वाला अगर ये जनरल प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा तो गवर्नमेंट
दोस्त प्रिंसिपल अगर उसके उसके चलते उसने कोई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईजीएसटी गलत लगा दिया है तो होटल वाले की गलती मानी जाएगी. He have decided the wrong place of business. So firstly what he need to do, he need to study the specific principles. अगर specific principles में उसका case fall नहीं करता है then only he is required to come to the general principles. I have talked with you regarding the general principles now, but now I am coming to the specific principles. Specific principles में गवर्नमेंट ने approximately 10 to 11 services prescribed हैं. उस 10 to 11 services में I have taken 3 to 4 services. And major one which are directly being by us in daily life. But if you have any, I have only taken 3 to 4 to 5 businesses, which is very much comes in our day-to-day life. For an example, आर्किटेक्ट की सर्विसेज. इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ये, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसने आर्किटेक्ट की सर्विस प्रोवाइड की है कि ये बिल्डिंग बननी कैसी चाहिए, ये बिल्डिंग का डिजाइन कैसा होगा, उसका बिल्डिंग का आर्किटेक्टर का जो बिल आएगा उसके ऊपर वो 1000 रुपए लेट से उसकी वैल्यू है तो वो जीएसटी लगाने जाएगा. वो सोचेगा नाउ ही इज इन कंफ्यूजन कि वो सीजीएसटी लगाए या आईजीएसटी लगाए. तो उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा द लोकेशन जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है. द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. For an example, architect is located in Delhi and the property is located in Uttar Pradesh. Then the place of supply will be the Uttar Pradesh, not the Delhi. Even though architect ने सबको ड्राइंग सबको दिल्ली में करके बैठा हो अपने ऑफिस से करी हो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता. Because the specific provision is there. Specific provision says कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है तो आपको वो वाली लोकेशंस की फॉलो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द services when necessary involves presence of both supplier and service recipient. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. यू गोज इन द सैलून. सैलून वाले ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उसने आपके हेयर कट करा तो उस टाइम पे दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है. एक ऐसी सर्विसेज नहीं है जहां पर एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड. द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड. As such services are classified and those place of supply will be the location जहां पर वो सर्विस एक्चुअली में परफॉर्म हुई है. मैं सैलून वाला पर्सन दिल्ली में रहता है, मैं हरियाणा में रहता हूँ. मैं हेयर कट कराने के लिए उत्तर प्रदेश में आता हूँ. सैलून वाला पर्सन कम्स फ्रॉम दिल्ली टू उत्तर प्रदेश टू कट द हेयर. I stay in Haryana. For haircut I come to Uttar Pradesh. Then the place of supply will be Uttar Pradesh, not the location of supplier and not the location of me which is located in Haryana. The place of supply will go because it says जहां पर सर्विसेज एक्चुअली में परफॉर्म हुई हैं. परफॉर्म कहाँ हुई है? उसने हेयर कट कहाँ करा है? उत्तर प्रदेश में उसने हेयर कट करा है. तो उत्तर प्रदेश स्टेट इज रिक्वायर्ड is in the nature who is required to collect tax on that. They are actually the beneficiary of that part of tax. Similarly, restaurant services, beauty services, health services काफी होती हैं. तो दो सर्विस अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर विल डिसाइड कि वहां पर कहाँ डॉक्टर का प्रेजेंट होना और मेरा प्रेजेंट होना जरूरी है. तो दो सर्विसेज आल्सो फॉल्स इन दिस क्लासिफिकेशन. One very important more service is transportation of goods. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं सर्विसेज देता हूँ. फॉर एन एग्जांपल, मैंने दिल्ली से गुड्स यहाँ से किसी पार्टी से गुड्स हायर करी एंड उसने मुझे सर्विस कहा कि आप ये गुड्स मेरे असम में पहुंचा दीजिए. तो अब यहाँ पर 3 पार्टियां हो गई. कंसाइनर जिसने मुझे गुड्स दिए, जिसको गुड्स दे के आने कंसाइनी, 2 पार्टियां एंड थर्ड पर्सन इज मी. 3 पार्टियां हो गई. अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैंने सर्विस कौन सी सरकार के पास टैक्स जाएगा? केजरीवाल के पास भी देना है या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पास टैक्स देना है? तो दिस इज वेरी क्रिटिकल टू डिसाइड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि मैं ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जमा कराऊं. तो गवर्नमेंट ने इसने ये डिसाइड करा कि आप देखेंगे रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर ये आ गया, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है?
दिल्ली वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने कहा रजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो आपको पैसे देने के लिए ऑब्लाइज है। मतलब आप पैसे किससे मांगेंगे, दिल्ली वाली पार्टी से पैसे मांगेंगे या वेस्ट बंगाल की पार्टी से पैसे मांगेंगे। सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन बिल टू एंड शिप टू मॉडल। उन्होंने ये नहीं बोला आपने माल की शिपिंग का करी, उन्होंने बोला आप पैसे किससे मांगेंगे, बिलिंग पार्टी से मांगेंगे। तो बिलिंग पार्टी विल बी द लोकेशन ऑफ बिलिंग पार्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सिमिलरली हियर इस सिचुएशन जहां पर दिल्ली वाली पार्टी या असम वाली पार्टी, आप सबसे पहले देखिए आपको पैसे किससे लेने हैं। आपने सबसे पहले देखा पैसे मुझे लेने हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिल्ली वाली पार्टी से पैसे लेने हैं। आपने दिल्ली वाली पार्टी अगर फिर आपने डिसाइड कर लिया रजिस्टर्ड पर्सन मेरा दिल्ली है, देन यू विल डिसाइड वेदर ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ दैट रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। दिल्ली से असम सामान लेके जा रहा हूं मैं, वेस्ट बंगाल मटेरियल लेके जा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल वाली पार्टी अगर पैसे देने के लिए लायबल है, एंड if that party, both two condition there, that should be a party who is liable to pay money, and the second condition that should be a registered party. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, then the location of recipient will be the place of supply. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, दिल्ली या असम में से मैंने डिसाइड कर लिया मुझे असम वाली पार्टी पैसे देगी, बट वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, इन दैट सिचुएशन वो गुड्स जहां से मैंने गुड्स पिक करे थे, दैट लोकेशन विल बी ट्रीटेड एज अ लोकेशन उस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द दिल्ली इन दैट सिनेरियो। अगर मेरे को असम वाली पार्टी है, मेरे को पैसे देने हैं, बट असम वाली पार्टी ने मुझे रजिस्टर्ड नहीं है वो मुझे, बट दिल्ली में पार्टी मेरे को दिल्ली वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, बट मेरे को दिल्ली वाली पार्टी से पैसे नहीं ले, इवन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो my place of supply would be the Delhi location, because at that location I have taken over the handed over the goods to me. सो दीज आर द मेजर स्पेसिफिक रूल्स जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब है। इसके अलावा भी काफी सारे और 3-4 तरह की सर्विसेज हैं जिसके ऊपर प्रिस्क्राइब है, दैट जनरली इज नॉट इन आवर डेली बेसिस, सो मैंने वो डिस्कस नहीं करा है यहाँ पर, अदरवाइज इट वुड बी वेरी। कैन यू गिव इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जांपल? आई हैवंट कवर्ड एग्जांपल इन दिस स्लाइड, बट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट फॉर एन एग्जांपल, मैंने हरियाणा से कुछ मटेरियल उठाया, हरियाणा में डाबर इंडिया लिमिटेड लोकेटेड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय कंपनी। डाबर इंडिया लिमिटेड ने हरियाणा से कोई मटेरियल उठाया और हरियाणा में मटेरियल है, मैंने कहा एक ट्रांसपोर्टर को बुलाया, मैंने XYZ ट्रांसपोर्टर को बुलाया, मैंने कहा ये मटेरियल आप असम में ले जाइए। सो फॉर ट्रांसपोर्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि वो GST लगाए या IGST लगाए। उसको डिसाइड करने के लिए उसको प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए उसको 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन सेज कि आप ये पता करिए आपको पैसे कौन देगा, आपको डाबर इंडिया लिमिटेड पैसे देगी या फिर द पार्टी फॉर होम टू होम यू आर डिलीवरिंग द गुड्स इन असम, वो पार्टी आपको पैसे देगी। आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? ट्रांसपोर्टर विल चेक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसका डाबर इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सो ही विल से डाबर इंडिया लिमिटेड आप मुझे पैसे दोगे, आप मेरे लिए रजिस्टर्ड पर्सन हो, you are a registered, you are a person to whom I am providing the services, you are actually the recipient of services. First condition is this, I have to decide who is the recipient of services. Now I have decided कि जिस जो मेरे को पैसे दे रहा है वो recipient है। Second condition is whether he is registered or not. If Dabur India Limited is registered, then the location of Dabur India Limited, that is in Haryana, Haryana will be treated as a place of supply. But taking it otherwise, अगर Dabur India Limited registered नहीं होता, even in that situation हरियाणा will be the place of supply, because मैंने taken over जो consignment उठाया था वो मैंने हरियाणा से उठाया था, so that location would be treated as a place of supply. Hope it is clear now. यहाँ तक किसी को कोई confusion है please? Because now we are taking a shift, a very big shift will be there otherwise. हमने place of supply समझ लिया है, हमने GST के बेसिक प्रोविजंस के बारे में समझ लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई जानना क्यों जरूरी है। पहले माइंड में ये क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ क्यों रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ क्यों रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई सही समझेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को, देन वी विल आइडेंटिफाई हमने कौन सी स्टेट में गुड्स की सर्विस गुड्स को सेल करा है, हमने कौन सी स्टेट में सप्लाई की सर्विसेज की सप्लाई करी है। गलत स्टेट आइडेंटिफाई करने से हम गलत या तो गलत CGST एंड SGST पे कर देंगे, इन सिचुएशन जहां मुझे IGST पे करना था वहां मैं गलती से CGST एंड SGST पे कर दूंगा,
इसकी रेमेडी इसका होगा क्या कि गलत गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाएगा, गलत गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया तो इन दैट सिचुएशन यू आर इन बिग ट्रबल because it is will be treated as like no tax you have paid. Clear? यहां से हम आगे बढ़ेंगे. प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन हमने समझ लिया है. I'm coming back to slides which I have discussed in the starting. Sale price 100 rupees. Hope you all are hearing me carefully. Sale price is 100 rupees. Add GST 18%, 18 रुपए. इस GST को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है अभी आपके सामने. यूजिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन, वन इज CGST, अदर वन इज SGST एंड थर्ड वन इज IGST. CGST जब भी आता है तो SGST आएगा ही आएगा. आप इसको 2 प्रिंसिपल्स भी बोल देते हैं इंस्टेड ऑफ 3 प्रिंसिपल्स. CGST एंड SGST विल ऑलवेज मूव टुगेदर. ऐसा नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में कि CGST आ गया और SGST ना आए और SGST आ गया और CGST ना आए. ऐसा नहीं हो सकता. और IGST के साथ में CGST आ जाए ये भी पॉसिबल नहीं. IGST विल इज अ सेपरेट पार्ट. CGST एंड SGST इज टुगेदर बट अ सेपरेट पार्ट. तो मैंने इस GST को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. One is C and SGST and another one is IGST. तो अब आप किसी और बिल को देखेंगे, अभी आप कभी किसी शॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर ना बिल के अंदर GST लिख के कभी नहीं आता, उसमें लिखा था C and SGST या फिर IGST. तो उन्होंने भी हरदम बाइफर्केशन दिया होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स 18%. ये 18% कैसे डिसाइड हुआ कि 18% लगेगा? सो अब प्रॉब्लम आई कि इंडिया में आपने ये तो बता दीजिए टैक्स लगना है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कितना रेट ऑफ टैक्स लगना है? उसको डिसाइड करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी ऑल टुगेदर सारी गुड्स एंड सर्विसेज. सभी गुड्स एंड सभी सर्विसेज को उन्होंने डिवाइड करा 7 ब्रैकेट्स में. उन्होंने सभी गुड्स को सभी सर्विसेज को इन 7 ब्रैकेट्स में डिवाइड करा. या तो वो गुड्स एग्जेम्प्ट होंगे, या तो वो गुड्स 3% पे टैक्सेबल होंगे, या 5% पे टैक्सेबल होंगे, या 12% पे टैक्सेबल होंगे, या 18% पे टैक्सेबल होंगे, या 28% पे टैक्सेबल होंगे, या 28% प्लस कंपनसेशन सेस, GST कंपनसेशन सेस, वो एक अलग टैक्स लगाया इन्होंने, वो उसके ऊपर कवर होंगे. सो अब मैंने डिसाइड कर लिया. मैंने सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन कहेगा मैं लेट्स से शूज में डील करता हूँ. तो शूज में डील करता है तो ही विल फाइंड आउट कि शूज कौन से रेट ऑफ टैक्स में फॉल करते हैं. First day of business he will decide ki what is the rate of GST on my goods, what is the GST rate on my services. First decision before he initiates sale of goods, before he initiates supply of services, कोई भी इनवॉइस काटने से पहले ही विल डिसाइड कि मेरा सामान कौन से रेट पे इस पे GST लगता है, देन ओनली तो बिल कटेगा. तो उसको डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 7 तरह के ब्रैकेट्स बता दिए. उन्होंने अलग अलग सामान की लिस्ट को इन 7 ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया. सो इफ यू रीड, rate of tax has been notified by the GOI for each of goods and services. Each goods or services falls in any one of the tax above 7 brackets. उसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ. जैसे वीट, गेहूं को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा बिकॉज वो काफी ऐसा मटेरियल है जो एसेंशियल आइटम, अगेन आज की लैंग्वेज में बोलूं तो एसेंशियल आइटम को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया. आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द टैक्स ब्रैकेट्स. ज्वेलरी को उन्होंने 3% में रखा. मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन है, मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन कम्स इन द 12% ब्रैकेट. सर्विसेज, जितनी भी 90% ऑफ द सर्विसेज इंडिया में जितनी भी है वो 18% के ब्रैकेट में आती है. टेलीविजन, लग्जरियस आइटम जितने भी होते हैं, 5 स्टार होटल्स अबव 7500 रुपीज टैरिफ, वो सब 28% ब्रैकेट में आते हैं. कार्स, एसयूवीज, मेजरली बड़ी बड़ी कारें हैं, उसके ऊपर 28% प्लस कंपनसेशन सेस भी गवर्नमेंट लगा दे कि ये पैसा भी दो मुझे. तो बिजनेस यूजर इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड GST rate before he initiates sale of such goods or services. तो अब आज के आपके पास कोई आता है कि मैं सामान बेच रहा हूँ और बोलता है मैं 14% के GST रेट में बेच रहा हूँ, तो वो आपको पागल बना रहा है. बिकॉज 14% कोई रेट ही नहीं है. गवर्नमेंट के पास सिर्फ 7 टैक्स के रेट ही है. 8 टाइप ऑफ टैक्स का रेट कोई है नहीं GST के अंदर. कोई भी गुड्स होगा या कोई भी सर्विसेज होगी वो इन्हीं 7 टैक्स के एक ब्रैकेट में कहीं ना कहीं फॉल करती होगी. इन 7 टैक्स ब्रैकेट्स को अगेन फर्दर हम डिवाइड करते हैं CGST एंड SGST में. You will see in your screens
एग्जेम्प्ट गुड्स मतलब जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, गेहूं के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज ट्रीटेड एज नॉट एप्लीकेबल। 3% गुड्स हैं, 3% वाला कोई आइटम है, तो उसके ऊपर जब मैं कोई सेल करूंगा तो उसके ऊपर 1.5% सीजीएसटी लगाऊंगा, 1.5% एसजीएसटी लगाऊंगा अगर वो इंट्रास्टेट है, और अदरवाइज 3% आईजीएसटी लगाऊंगा अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। 5%, 2.5, 2.5 और 5% IGST. Similarly, with all other rest of the tax rates, 12%, 6 to 6 into 12, 18, 9 plus 9 or 12, 20, 18, 28, 14 plus 14 or 28, 28 plus compensation, 14 plus cess, 14% SGST plus cess or 28% IGST plus cess. On every supply of goods or services, किसी भी सप्लाई में कॉम्बिनेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। कॉम्बिनेशन मैंने बोला है, प्लीज हियर माय वर्ड वेरी केयरफुली। कॉम्बिनेशन लगेगा दोनों का, या फिर एक सिंगल आईजीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ज्वेलरी की सेल कर रहा हूं, अगर वो सेम स्टेट में सेल हो रही है, तो उस इनवॉइस पे मैं 1.5% का सीजीएसटी लगाऊंगा, 1.5% का एसजीएसटी लगाऊंगा, या फिर वो इंटरस्टेट सेल है तो मैं 3% का आईजीएसटी लगाऊंगा। होप माय मैसेज इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। Any queries till the time what we have discussed? Please, I'm waiting your response on the group chat. So I have received one query that how much percentage of tax we have to pay in cess. तो सेस के अंदर भी अलग अलग रेट्स हैं, वो 3%, 5%, 12% नहीं आता, उसके अंदर अलग अलग रेट है। जैसे टोबैको के ऊपर 1000% का रेट है, और कहीं कहीं किलो के हिसाब से। कोल के ऊपर है जैसे 400 रुपीज पर 1000 टन यू हैव टू पे, 400 रुपीज पर टन यू हैव टू पे। सो इट इज, ये टैक्स ब्रैकेट से बिल्कुल बाहर है, उनके रेट्स शेड्यूल बिल्कुल अलग है। कार्स के ऊपर रेट लगता है, जिसकी कार की हाइट के ऊपर 4000 से हाइट से बड़ी कार है, तो उसके ऊपर 15% का रेट है, 12% का रेट है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि सेस का रेट 15% नहीं हो सकता, इट इज पॉसिबल 15%। वो जीएसटी के रेट चार्ट में नहीं आता, बट सेस में वो आ सकता है। वन मोर क्वेरी, इफ इट इज यूनियन टेरिटरी देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यूटीजीएसटी विल बी एप्लीकेबल। वेरी राइटली स्टेट बाय प्रीति कि अगर कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो एस की जगह यूटी लग जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। आई हैवंट कंफ्यूज यू ऑल, और इसमें कोई क्वेरी नहीं है। शैल आई मूव इट? सो हमने काफी पढ़ाई कर ली, लेट्स प्ले। आई थिंक सो। So I have given you few of the facts of the question. The supplier of goods or services, he is located in Delhi. Recipient of the goods and services, he is located in Haryana. Now it's your time. My first question to you all: what is the place of supply of goods of above transaction? ये समाना जा रहा है इस सिचुएशन के अंदर। These are goods. अगर ये गुड्स हैं, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई इस सिचुएशन में क्या होगा? आई एम अवेटिंग योर रिवर्ट। आई हैव गिवन अ एमसीक्यू। गुड्स की मूवमेंट है, गुड्स ये मेरे हरियाणा जा रहे हैं यहाँ से, तो इन सिचुएशन में ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Perfect. So I'm moving ahead. The right answer is Haryana. So hopefully I have received all the correct answer. That's magical. Perfect. So you people are hearing very accurately, I think so. That's great. So I just received a raise hand from Kanika. Kanika, do you have any query?
Please type it on the chat box. I will. Okay, fine, got it. So my next question to you, what is the type of this supply? Same facts, question के facts बिल्कुल same है. I am just asking the type of supply. Is it a interstate supply, or it is a intrastate supply, or it is a all India supply, or it is a no supply? Is it a interstate supply, or it is a intrastate supply? It is a all India supply, or it's a no supply? The answer is interstate supply. Perfect. Third question, what tax would be charged on that? If it is an interstate supply, then CGST plus SGST, IGST, CGST plus IGST, SGST plus IGST. Perfect, perfect. Great. This is the second question. There is some change in facts. Now the recipient is located in Delhi. He is no more in Haryana. The both suppliers and the recipient is in same state. In that scenario, what is the place of supply of our transaction? Whether it will be in Delhi, outside India, Haryana, what is this? Perfect. I'm going ahead. It's Delhi. Next question. What is the supply type of supply it is? It is an interstate supply, intrastate supply, all India supply, or it's a no supply? It's an intrastate supply because both suppliers and the recipients are located in the same state. I just want to tell you one thing here. We are not deciding the things based on the location of recipient. We are deciding the things based on the place of supply. And how we decide the place of supply? Place of supply is decided based on the movement of the goods. I'm saying the movement ends in the Haryana itself. Hope you're getting me. Please don't confuse it. Please don't freeze your mind with the location of recipient. Please freeze your mind with the place of supply. Last question for you guys. What tax would be charged? Is it CGST, SGST, IGST, CGST, IGST? Please see the picture perfectly, then reply. Please see the picture carefully. Please reply. Please see the picture perfectly. Perfect, perfect. Few guys have gone into the flow, I think so. they haven't seen the picture, but I just try to play with you guys. So मैंने वो दिल्ली हरियाणा की जगह वापस दिल्ली की जगह हरियाणा कर दिया था. That's good. So you guys understood it very well. So basically, this is the takeaway slide. What we have discussed till now, because it's very important to summarize what we have learned till now, because this is a basic part of the GST. अब going forward complexity का level जो है वो बहुत high level में बढ़ जाएगा एकदम से. अगर आप देखेंगे, अगर आपके basics clear होंगे तो it would be really very grateful for you all. So here takeaways में अगर मैं आपको, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करा आज? GST is charged at every stage of supply, at every stage of sale और supply. अभी आप every stage एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप ज्यादा फोकस मत करिएगा. हमारा जो समझने का मतलब है, इसमें GST is charged on every sale and supply. ये सेल के पैसे पे चार्ज होता है, ना कि प्रॉफिट पे चार्ज होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. इट इज चार्ज ऑन द सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू को हम लीगल लैंग्वेज में दो वर्ड्स और भी बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू. अब कल की क्लास से मैं सेल वैल्यू वर्ड नहीं बोलूंगा इसको, मैं टैक्सेबल वैल्यू वर्ड बोलना शुरू करूंगा इसको, या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू वर्ड बोलना शुरू करूंगा. बिकॉज जो भी हम रिटर्न्स पढ़ेंगे या फिर रिटर्न्स देखेंगे, रजिस्ट्रेशन देखेंगे, जहां पर भी लॉ की लैंग्वेज आएगी, वहां पर कहीं पर भी सेल वैल्यू वर्ड नहीं है,
वहां पर हर जगह टैक्सेबल वैल्यू वर्ड है. तो टैक्सेबल वैल्यू वर्ड, प्लीज सेट इट इन योर माइंड. सेल वैल्यू इज टैक्सेबल वैल्यू इज नथिंग बट इट इज अ सेल्स वैल्यू. तो जीएसटी लगता किस पे है? जीएसटी लगता है टैक्सेबल वैल्यू पे, मतलब सेल्स वैल्यू पे जीएसटी लगता है मेरा. अगर ये इंट्रास्टेट है तो सी एंड एस जीएसटी लगेगा. अगर ये इंटरस्टेट है तो ये आईजीएसटी लगेगा. यहाँ तक किसी को क्लियर है? आई विल, बिकॉज आई हैव प्लान्ड सेशन टिल हियर इटसेल्फ फॉर टुडे. सो अगर मैं इसके ऊपर कोई सेशन शुरू करूंगा तो इट विल टेक मिनिमम 50 मिनट्स टू क्लोज. I just don't want to hurry with you. So if you have any queries, I am ready. I am sitting here. So I can even open a mic for you guys. We will take rest for today here itself. But I am ready to take queries for another 20-25 minutes. I am sitting here. If you have any queries, you can let me know. I will. You can either type on in the chat box or you can ask me. I will open your mics. We can take any query from the yesterday session. Also, we can take queries if you have any. We don't have any. But for today, we are just resting it out here itself. We are not discussing any more topics for today. Thank you for all. I received, sir, returns file करने का बताएंगे आप? Yes, we will let you know for the returns. It will be dealt on the fourth day of the GST return. We will let you the whole process. Yes, we will share the PPT. We will share the PPT by tomorrow. We will share the PPT for today's session also and yesterday's session also. Yeah. That session PPT will include tally shortcuts. We have already included in that. Any queries from the yesterday session or today's session? Please, I will just request you all to please repeat. Please go through this slides. I don't know feel so आपके पास अभी presentation है, but GST annual return पे practical करेंगे. As of now, we have not covered the annual return is in this part, but we will let you know the brief of that. We will definitely try to cover the brief of that if the time supports us. Regarding BRS, if we have reconciled Bank of once books are closed, then it means it is closed. अगर पिछले साल में कोई reconciliation में mistake हो गया तो it means आपकी creditor and debtors की position में effect आएगा उससे. We have reconciled. I am not a Zoom expert. This is not the right platform to ask this question, please. प्रीति, अगर आपके बैंक के रिकंसिलिएशन में बैंक के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपकी उसका सेकेंडरी इफेक्ट भी कहीं आ रहा होगा. आपका बैंक का बैलेंस बीआरएस से बैंक बैलेंस बीआरएस से मैच नहीं कर रहा है बैलेंस शीट से, इसका मतलब आपका कहीं क्रेडिटर या डेटर्स में भी उसका सेकंड पोजीशन होगा, सेकंड इम्पैक्ट होगा. वी हैव टू एनालाइज. अगर लेट्स से एग्जांपल आपका बैंक में बैलेंस 100 रुपीज है और आपका बैलेंस शीट 80 रुपीज बोलता है एंड 20 रुपीज इज ऑन अकाउंट ऑफ समथिंग रॉन्ग फॉल्ट इन बीआरएस यू हैव मेड. सो उस 20 रुपीज का इफेक्ट या तो आपके क्रेडिटर्स में जा रहा होगा या आपके डेटर्स में जा रहा होगा या किसी और एंट्री में जा रहा होगा. तो उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसका रेक्टिफिकेशन हमें करना पड़ेगा. और यू प्लीज लेट मी एक्सप्लेन मी योर बेसिकली योर
query, then I could give you the more specific answer to that. Or you can rank me up at my number, you know. Any more queries from the previous last yesterday's session or today's session? Kindly tell what haven't. Sir, how? Mane, I am not getting your query. Kindly tell what should I tell you? I will reply to you one to one. Hope you have got the reward of mine, Manya. If you still have any concern, you can message me or call me up. Hopefully you have the numbers. Numbers are written on the below the slide, or you can note it down. My numbers. For any future queries, you can even WhatsApp your queries on this number. We will definitely take you. Just a second. You can save this number. We can WhatsApp me any queries if you face anytime, even after the course. We are ready to have you heard of again. Be in touch. And still on day yesterday's query, even the today's session, if you have any query, you can fill up. I'm waiting for another 10 more minutes. If I have any queries, I will take that up. Otherwise, we will take rest for the day. Thank you, participants. Hope you have enjoyed the learning and be safe. Stay at home. Enjoy this lockdown period. Have some knowledge gain. So we're going to take rest for the day. Thank you, everyone. We'll meet you tomorrow again at the 4:45 and carry on with our GST session. We'll brief you up with the again today's learning and we'll take it up. Yep. Enjoy. Stay safe. Bye bye.